हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 11 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, ग्रेटर बैंडविड्थ। सेकंड, लो पावर लॉस। थर्ड, हाई सिक्योरिटी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। अब देखिए, ये तीनों बेनिफिट जो है वो करेक्ट है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज करने की वजह से आपको बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा मिलती है। देन यू कैन ट्रांसमिट मोर इंफॉर्मेशन थ्रू दिस केबल्स एज कंपेयर टू कॉपर केबल्स, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि पावर जो है, पावर लॉस कम है, बिकॉज यहाँ पे कॉपर यूज नहीं होता। कॉपर में पावर लॉस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल फाइबर्स। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपर की कंपैरिजन में ज्यादा दूर तक पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ पे पावर लॉस जो है वो कम है। सो कॉपर में जहां पे 100 मीटर तक आप पावर को पहुंचा सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके आप 2 किलोमीटर तक पावर इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, राइट। तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें से कोई भी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकलता। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकलेगा, देन इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट दिस काइंड ऑफ नेटवर्क केबल्स। अगर वहां पे कोई रेडिएशन निकलता होगा, देन दी एनिमी कंट्री कैन इजीली इंटरसेप्ट दिस नेटवर्क। तो अगर रेडिएशन कम है तो मतलब कि आपका नेटवर्क जो है वो कोई टैप नहीं कर सकता, हेंस इट इज हायर सिक्योरिटी, राइट। तो आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि अंडमान के अंदर, अंडर दी वाटर, ये जो ऑप्टिकल केबल को यूज करके वहां पे इंटरनेट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज के लिए एंड नेट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए वहां पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी डायरेक्टली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Second, the strength and composition of members of UPSC is fixed by constitution। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ए 1 ओनली। अब देखिए, यूपीएससी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। सो अंडर आर्टिकल 315 टू 323 यूपीएससी के बारे में बताया गया है इन द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज इंडिपेंडेंट एंड डायरेक्टली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज द स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव दिस डिस्क्रिशन टू द प्रेसिडेंट, राइट। सो इट इज द पर्सनल डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट कि वो यूपीएससी के मेंबर्स की स्ट्रेंथ एंड उसका कंपोजिशन क्या होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी ए 1 ओनली। रिसेंटली यूपीएससी ने 2019 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, तो उससे रिगार्डिंग दिल्ली हाईकोर्ट जो है उन्होंने यूपीएससी को ये नोटिस इश्यू की है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जितना रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, हेंस द यूपीएससी वाज इन न्यूज़। Question number 3, which of the following statement is or are correct about Rights of Persons with Disabilities Act 2016? First, under this act, disability has been defined based on an evolving and dynamic concept. Second, the act reflects a paradigm shift in thinking about disability from a social welfare concern to a human rights issue. चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब इससे पहले जो एक्ट था दैट वाज इनेक्टेड इन 1995, तो
तब से लेके 2016 तक इसके अंदर कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुए थे, तो इसकी वजह से डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी पुरानी थी, एंड ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स इस डेफिनेशन को बदलना ज़रूरी था। तो 2016 के एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन को है और भी इवॉल्विंग एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट के साथ अमेंड किया गया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि पहले का जो एक्ट था उसके अंदर डिसेबिलिटी को सोशल वेलफेयर कंसर्न की तरह देखा जाता था, लेकिन जब पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ने डिमांड रेज की और सर्टेन राइट्स वर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर दी 2016 एक्ट, तो उसकी वजह से इसको अभी ह्यूमन राइट्स इश्यू की तरह देखा जाता है। सो अर्लियर जो एक्ट था उसके अंदर टोटल 7 टाइप की डिसेबिलिटीज को ऐड किया था, जो अभी इंक्रीज करके इस पर्टिकुलर एक्ट में 21 कर दिया है। सो टोटल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। अगेन यहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन की बात की जा रही है, तो उनके राइट से रिलेटेड जितने भी एक्ट है दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज एन एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम दैट टारगेट्स द बेनिफिशियरीज एज आइडेंटिफाइड बाय लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। Second, the insurance cost under the scheme is borne by central government only. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। द आंसर इज ए, 1 ओनली। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब सबसे पहले ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत मिशन, जिसके अंदर जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज है उनको ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिए जाते हैं एज एन इंश्योरेंस फॉर दी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बेनिफिशियरीज कौन होंगे? तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2015 के मुताबिक जो बेनिफिशियरीज है उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज द कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय सेंटर एंड स्टेट बोथ गवर्नमेंट, और यहाँ पे ओनली वर्ड दिया गया है, हेंस द सेकेंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। आंसर होगा ए, 1 ओनली। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, लॉकडाउन हिट ट्रीटमेंट अंडर PMJAY स्कीम। तो काफ़ी सारे क्लेम्स जो है वो कम हो गए हैं, क्लेम्स ऑलमोस्ट डाउन बाय 50% अंडर दिस पर्टिकुलर योजना। तो ये योजना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन रिमेन्स 0? मतलब कि इनमें से अनएम्प्लॉयमेंट का कौन सा फॉर्म है जहां पे किसी भी पर्सन की फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है वो मार्जिनली 0 रहती है? फर्स्ट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड डी, नन ऑफ द अबोव। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सी आंसर होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए 5 पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, राइट, और उन्होंने ये काम जो है वो 100% कंप्लीट कर दिया। अब मान लो कि वही काम आपने 4 लोगों को दिया और उन्होंने भी ये काम 100% कंप्लीट कर दिया विद इन अ टाइम लिमिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पर्सन जो है इट इज डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड, मतलब उसको आप हटा देंगे फिर भी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट इज नोन एज मार्जिनली फिजिकल प्रोडक्टिविटी रिमेन्स 0, राइट। तो ऐसा कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होता है। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है दैट 78% ऑफ रूरल इंडिया स्टॉप्ड वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो रूरल इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न जो है दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज रूरल इंडिया इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन दी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड एग्रीकल्चर के अंदर ये देखा जाता है कि पूरी फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रुकी हुई है एंड उसकी ज़रूरत नहीं है
तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो काफी ज्यादा होता है, हेंस इट वाज इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following factors are responsible for formation of cyclones? साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट, विंड स्पीड, सेकंड, विंड डायरेक्शन, थर्ड, टेम्परेचर एंड फोर्थ, ह्यूमिडिटी। तो चलिए देखते हैं कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। द आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4। चारों के चारों फैक्टर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अब साइक्लोन आप सभी को पता है, अगर आपका ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर है कि लो प्रेशर एरिया होना चाहिए एंड हाईली विंड स्पीड होनी चाहिए, तो वहां से साइक्लोन जो है वो फॉर्म होता है। तो विंड स्पीड इज करेक्ट, उसकी डायरेक्शन जो है वो भी करेक्ट होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है इट इज रिलेटेड विद द लो प्रेशर एरिया, कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे लो प्रेशर जनरेट होगा। एंड ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो हमारा आंसर होगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि महाराष्ट्र लॉस्ट 1500 करोड़ ड्यू टू साइक्लोन निसर्ग विच वॉज रिसेंटली हिट एट मुंबई कोस्ट। तो 2019 का जो ईयर है उसके अंदर काफ़ी सारे साइक्लोन्स जो है, स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इंडिया को हिट किए थे। फॉर एग्जाम्पल ओखी है, देन साइक्लोन फैनी, देन साइक्लोन अम्फान, साइक्लोन गाजा, राइट। तो ये काफ़ी साइक्लोन्स जो है वो 2019 में इंडिया के अंदर देखने को मिले थे ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड एज वेल एज अरेबियन सी। तो ये साइक्लोन का टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड, इट मेक्स recommendations ऑन ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी सी, 1 एंड 3। अब देखिए जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यस, अंडर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था। इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड नॉट बाय प्राइम मिनिस्टर। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उन सभी के ऊपर रिकमेंडेशंस कौन देंगे? जीएसटी काउंसिल देंगे। तो आंसर होगा सी, 1 एंड 3। आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है दे आर डिमांडिंग कंपेंसेशन अंडर दी जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था that the center is not likely to meet or to give the compensation under this act। तो काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस जो है वो अभी बेयर करना पड़ रहा है, एंड हेंस द जीएसटी कंपेंसेशन इज आल्सो इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? WHA के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, the assessed contributions of World Health Organization is spent as per the priorities set by WHA. Second, it supervises the financial policies of WHO. चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। The answer will be C, both 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए WHO के अंदर जितने भी फंडिंग है उनके दो टाइप होता है। फर्स्ट इज असेस्ड कंट्रीब्यूशंस एंड सेकेंड इज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अब जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन है उसको कहां पे स्पेंड करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। असेस्ड कंट्रीब्यूशन को कहां पे स्पेंड करना है वो डिसाइड करेगी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जहां पे उनकी प्रायोरिटीज जो है वो पहले से ही सेट की जाती है कि इसी सेक्टर्स के अंदर ये फंड जो है वो स्पेंड होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अब इसको कहां पे स्पेंड करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय डोनर्स, राइट। तो WHO का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 80% फंडिंग जो है दैट इज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड ओनली 17% इज अकाउंटेड बाय असेस्ड कंट्रीब्यूशन। तो मतलब WHO को यह कहा जाता है कि इट इज अ डोनर डोमिनेटेड बॉडी, क्योंकि यहाँ पे 80% फंडिंग जो है वो डोनर डिसाइड करता है कि कहां पे इसका यूज होगा।
सो आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि उसकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है, जैसा कि हमने यहां पे देखा, इट इज डिसाइडेड बाय एंड सुपरवाइज्ड बाय WHA। सो आज के न्यूज़पेपर में ये WHO से रिलेटेड आर्टिकल है कि उसका रेलेवेंस जो है वो कम होता जा रहा है अलॉन्ग विद दिस पैंडेमिक। लेकिन फिर भी WHO, ये जो अभी हमने बात की कंट्रीब्यूशंस के बारे में, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन फिर भी WHO ने कुछ अच्छे काम किए हैं एंड मैनी कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया आर डिपेंडेंट अपॉन द गाइडलाइंस ऑफ WHO। तो उसका रेलेवेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए। Question number 9. Which of the following statement is or are correct about University Grants Commission? UGC के बारे में कौन सा statement correct है? First, UGC is responsible for maintaining standards of secondary and higher education. Second, it provides recognition to universities in India and disburses funds to such recognized universities and colleges. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वर्ड है वो गलत है, बिकॉज यूजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ओनली हायर एजुकेशन। तो सेकेंडरी जो स्कूल एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी यूजीसी की नहीं है, राइट। फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, किसी भी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने का और उसको फिर बाद में फंड देने का काम किसका है? यूजीसी का है। सो आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। यूजीसी जो है वो काफी न्यूज में है ड्यू टू ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत सारी इंपैक्ट हुई है और इसकी वजह से यूजीसी जो है वो बार बार कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो है वो लॉन्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट? ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी लैटविया, ऑप्शन सी लिथुआनिया एंड ऑप्शन डी बेलारूस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी डी, बेलारूस। अब देखिए बाल्टिक स्टेट किसे कहते हैं? द कंट्रीज विच आर शेयरिंग बॉर्डर्स विद द बाल्टिक सी, राइट। तो 3 कंट्रीज जो है उन्होंने मिलके ये बॉडी जो है वो बनाई है बाल्टिक स्टेट्स, दैट इज एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेलारूस जो है it does not share boundary with the Baltic Sea and hence the answer will be D, Belarus. आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि बेलारूस के अंदर अभी इलेक्शंस हुए थे और उनको अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हमारी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।